तो आज अपन पढ़ रहे हैं समकालीन भारत पुस्तक यानी भूगोल के तीसरे अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं और जिसका नाम है जल संसाधन। जल संसाधन से आप अच्छी तरह परिचित हैं। जल या पानी एक ही बात है। आप अच्छी तरह परिचित हैं कि यह क्या है, किन काम में आता है। अब उसके बारे में देखो कि यह किस प्रकार पृथ्वी पर उपलब्ध है और आज इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसा कि आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जल संसाधन है वो पृथ्वी का 3/4 भाग है, वो किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। 3/4 भाग का मतलब लगभग 75% और नीचे प्रतिशत के रूप में भी दिया हुआ है। नीचे प्रतिशत है, उसके रूप में भी लिखा हुआ है कि जल है वो पृथ्वी पर कितना है? 71%, 71 पॉइंट समथिंग है। और इसी प्रकार थल भाग है वो कितना प्रतिशत है? 29% है। पृथ्वी के 71% हिस्सा है वो जल से ढका हुआ है। एक लाइन और लिखी हुई है कि जल एक नवीकरण योग्य संसाधन भी है। नवीकरण योग्य का मतलब है पुनः पूर्ति किया जा सकने वाला संसाधन है। फिर भी देखो आजकल अपन सुनते हैं कि जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। सुनते हैं ना कि आने वाले समय में अगर इस प्रकार जल को, पानी को काम में लेते रहे अपन तो बड़ी विकट समस्या हो सकती है। अब आप ये मन में सोचते होंगे कि सर बता रहे हैं 71% भाग पर पानी है। भाई पृथ्वी का 71% भाग पानी से ढका हुआ, 3/4 भाग और एक नवीकरण योग्य संसाधन भी है। नवीकरण योग्य पुनः पूर्ति भी की जा सकती है, लेकिन उसके बाद में भी ऐसे हालात क्यों हैं? नवीकरण योग्य संसाधन भी है यानी 71% जल है और पुनः पूरित भी किया जा सकता है। फिर ये बात क्यों आई भाई जल की कमी है? फिर ऐसी बात आनी नहीं चाहिए। भाई जल था, भंडार है पृथ्वी पर जल के और दोबारा भी पूरित कर सकते हैं अपन, फिर कमी क्यों आई? तो जो जल के जितने भंडार हैं, जितना पृथ्वी पर जल है उसका लगभग 97% भाग है वो हमारे काम का नहीं है। जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग है? 97% भाग है वो हमारे उपयोग में लेने लायक ही नहीं है, यानी अलवणीय, वो लवणीय जल है। समुद्रों में जो पानी रहता है अपन देखते हैं खास समुद्र पानी के भंडार है, कई नदियां भी ऐसी है, सागरों में है, वो क्या है? लवणीय जल है, वो हमारे काम में आने लायक ही नहीं है। और बहुत सा हिस्सा है वो कहां पर? हिमालय में, अंटार्कटिका महाद्वीप में बर्फ के रूप में जमा हुआ है, वो भी हमारे काम में नहीं आ रहा है। हमारे काम में आने लायक जल है वो भौमजल स्तर है, यानी धरातल पर जो उपलब्ध पानी है वो हमारे काम में अलवणीय जल जिसको बोलते हैं। सतही और भौमजल स्तर है वो हमारे काम में आने लायक है। अलवणीय जल जिसमें लवण की मात्रा न हो, अलवणीय जल है वो कितना है? भौमजल स्तर वह सतही जल, ये हमारे काम में आने लायक है। इसका हम उपयोग करते हैं। इसका भौमजल का धरातल पर, इसके अंदर से जो पानी अपन निकालते हैं नलकूपों के द्वारा, कुओं के द्वारा नहीं निकालते हैं क्या? सतही जल का मतलब धरातल के ऊपर जो जल है, नदियां, तालाब है, प्रवाहित होने वाला जल है, वो अपन काम में लेते हैं। तो ये हमारे काम में आने लायक है। कहने का मतलब है कि 70% भाग होने के बावजूद भी हमारे उपयोग में आने वाला जल है, पानी है, वो बहुत ही कम है। इसलिए अपन ये कहते हैं कि जल की बूंद बूंद को हमें बचाना चाहिए। हम कहते हैं ना जल है तो कल है, ठीक है ना? जल ही
जीवन है, ऐसा कहते हैं अपन। अपन कहते हैं जल है तो कल है, जल ही जीवन है, यानी जल के बिना, पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमारी लगभग सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में हमें पानी की, जल की आवश्यकता होती है। उद्योग धंधों में, फैक्ट्रियों में, खाना पकाने में, भोजन रसोई घर में, या नहाने धोने में, कृषि कार्य करने में, सभी में हमें किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। और यह है क्या? बहुत कम मात्रा में। ये क्या है? हमारे काम में आने वाला जल है वो है बहुत कम मात्रा में। इसलिए हमें क्या करना है? इसीलिए ये बात कही जाती है कि जल है तो कल है, यानी हमारा भविष्य है वो किस पर निर्भर है? जल पर निर्भर है। जल होगा तो भविष्य होगा। जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन भी संभव नहीं है। अब अपन ये चर्चा करते हैं कि यह जल है वो पुनः पूरित कैसे होता है। आप विज्ञान में पढ़ते हैं कि जलीय चक्र, जैसे फसल चक्र आता है वैसे अपन जलीय चक्र के बारे में भी पढ़ते हैं। जलीय चक्र क्या है? एक बार देखो तो पहले अपन देखते हैं जलीय चक्र के बारे में। तो जलीय चक्र देखो बोर्ड पे जैसा थोड़ा सा चित्र बनाया हुआ है। ऊपर ये क्या है? बादल है। क्या है? बादल है। बादलों से क्या होती है? हो रही है बरसात हो रही है। बादलों से बरसात हो रही है और पानी कहां पर आ रहा है? धरातल पर। धरातल पर आ रहा है ना। अब कुछ पानी तो नदियों नालों में इकट्ठा हो जाता है, कुछ बहकर समुद्र में चला जाता है, ये पानी जा रहा है। और बाद में सूर्य क्या कर रहा है? सूर्य ताप से वापिस वाष्प बनकर ऊपर जा रहा है, फिर वही क्या हो रहा है? वापिस बादल बन रहे हैं और धरातल पर आ रहा है। यह एक जलीय चक्र है जिसके द्वारा क्या होती है? जल की पूर्ति होती रहती है। अपन कहते हैं ना कि मैंने अभी बताया कि जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, यानी पुनः पूर्ति होने वाला संसाधन है। तो इस चक्र में क्या है? जल है वो गतिशील रहता है। इस चक्र के द्वारा जल है वो गतिशील रह रहा है और वो उसकी पुनः पूर्ति हो रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का 3/4 हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य लवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। हमारे काम में आने वाला जो अभी बताया लवणीय जल है उसकी मात्रा बहुत ही कम है। यह लवणीय जल हमें सतही अपवाह और भूम जल स्रोतों से प्राप्त होता है। हमारे जो काम में आने लायक पानी है वो हमें धरातल के अंदर से भूम जल स्रोत जैसे कुएं है, नलकूप है, उनसे मिलता है और सतही अपवाह से मिलता है जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। जो बार बार लगातार ऐसा होता रहता है, पुनर्भरण दोबारा पूरित होना, किसके द्वारा? इस जलीय चक्र के द्वारा। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। पानी जो बादलों से नीचे बहकर आ रहा है फिर वापिस नदियों तालाबों में जा रहा है और सूर्य ताप के द्वारा वापिस ऊपर जाकर फिर बादल बनकर आ रहा है। तो यह सारा पानी है वो जलीय चक्र के द्वारा क्या होता है? गतिशील रहता है, जिससे उसका पुनर्भरण या नवीकरण होता है। अब जब पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से ढका है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी है। अभी चर्चा की मैंने कि सारा 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है और जल की दोबारा पूर्ति भी हो रही है, फिर पानी क्यों है? ऐसा विश्व के कई देश ऐसे हैं जिनमें क्या है? पानी की मात्रा बहुत कम है। और अपन भविष्यवाणी भी करते हैं, भाई ऐसी भविष्यवाणी भी कई बार सुनने को मिलते हैं कि अगर जल का दुरुपयोग हम इसी प्रकार करते रहे तो आने वाले समय में 2025 में, 2035 में ऐसे हालात हो जाएंगे। कि ऐसी भविष्यवाणी भी होती है कि अगर जल का इसी प्रकार दुरुपयोग होता रहा तो 2025 तक दुनिया के 20 करोड़ लोग हैं वो जल की नितांत कमी से ग्रसित होंगे। नितांत का मतलब बहुत है कमी से। जैसे अपन सुनते हैं जल की कमी के बारे में तो हमें पश्चिमी राजस्थान का इलाका याद आता है
जैसे ही हम जल की कमी के बारे में सुनते हैं तो हमें तुरंत पश्चिमी राजस्थान, गुजरात है, उनके कई इलाके सूखाग्रस्त इलाके याद आते हैं, जहां पर लोग क्या करते हैं, कई कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर पनियारियां है वो पानी इकट्ठा करती रहती है। तो वो इलाके क्या है, जल की कमी से ग्रसित है। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जल दुर्लभता का मतलब है जल की उपलब्धि कठिनाई से होना। और तो दुनिया इतना विशाल भंडार होने के बाद में भी, दुनिया में पानी का इतना विशाल भंडार और यह एक पुनः पूरित होने वाला होने के बावजूद भी हमारे लिए अगर सामान्य तौर पर अगर हम सोचे कि इतना पानी है और इस प्रकार पुनः पूरित होने वाला है तो कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें क्या करना पड़ रहा है, जल दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्कालिक कम वर्षा वाले क्षेत्र या सूखाग्रस्त इलाकों के का ध्यान आता है कि जैसे अपन कहते हैं जल दुर्लभता है, जल की कमी है। जल दुर्लभता का मतलब जल की कमी या जल का कठिनाई से उपलब्ध होना। तो जैसे ही हम जल दुर्लभता की बात करते हैं तो हमें तुरंत वो इलाके याद आते हैं जहां पर पानी की बहुत कमी है। हमारे दिमाग में मानस पटल पर एक बात घूमती है, जल की कमी, तुरंत क्या याद आता है, राजस्थान के मरुस्थल जल से भरे मटके संतुलित करती हुई, जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती हुई पनियारियों के चित्र दिमाग में आ जाते हैं। जैसे हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि जल की कमी है, या हम ये प्रश्न अपने मन से करते हैं, पढ़ते हैं हम कि जल दुर्लभता की स्थिति है, तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक मानस पटल पर एक चित्र उभरता है। क्या चित्र उभरता है कि राजस्थान का इलाका याद आता है। और हम तो वैसे ही राजस्थान के ही हैं भाई, हम तो हमारे इलाके में भी पानी की, ऐसा नहीं मान रहे अपन कि हम पानी से बहुत ज्यादा समृद्ध हैं, राजस्थान में ही हम, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जो इलाके, जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, और आजकल तो बाकी अन्य इलाकों में भी ये समस्या पैदा होने लगी है। हमारे आसपास के इलाकों में भी अपन देखें तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर यह हालात हैं। तो जल की कमी के बारे में सोचते ही तुरंत दिमाग में एक चित्र उभरता है। क्या चित्र उभरता है कि जो सूखाग्रस्त कम जल की कमी वाले इलाके हैं वो याद आते हैं, और उनमें भी क्या याद आती है, मरुस्थलीय इलाकों में जल से भरे मटके को बैलेंस करती हुई पनियारियां हमारे ध्यान में आती है, जो लंबा रास्ता तय करके पानी लाती है। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है। यह भी बात बिल्कुल सत्य है कि वर्षा होती है, जब बरसात का मौसम आता है, वर्तमान में बरसात का मौसम ही चल रहा है, तो बरसात का मौसम आता है तो वर्षा भी पूरे इलाके में एक समान नहीं होती है। वर्षा का वार्षिक और मौसमी वितरण भी क्या रहता है, असमान रहता है। कई इलाके तो ऐसे हैं जो वर्षा से जलमग्न हो जाते हैं, और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ सामान्य वर्षा होती है, कई इलाके जो बिल्कुल सूखे रह जाते हैं। परंतु अधिकांशतः जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। तो जल की कमी क्यों होती है, तो जल संसाधन के कि जल पृथ्वी पर किस प्रकार है, उसके बाद में है जल दुर्लभता के कारण। जल दुर्लभता भी मैंने आपको बताई, पानी की कमी या पानी का कठिनाई से उपलब्ध होना। अब ऐसा क्यों है, जल संसाधन इतना होने के बाद में भी ये जल दुर्लभता क्यों है, तो जल दुर्लभता के कारण क्या है, पहला कारण है कि वर्षा है उसके वार्षिक और मौसमी परिवर्तन, वर्षा एक समान नहीं होती है, कहीं पर अत्यधिक, कहीं पर मध्यम स्तर की, बिल्कुल भी न हो, ऐसे होती है। दूसरा, जल का हम क्या कर रहे हैं, अत्यधिक शोषण और अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से अविवेकपूर्ण तरीके से पानी का अतिदोहन कर रहे हैं, उस कारण भी क्या हो रही है, जल दुर्लभता की स्थिति पैदा हो रही है। तीसरा, समाज के विभिन्न वर्ग है, समाज के अलग अलग वर्गों में जल का असमान वितरण, समाज के अलग अलग वर्गों में पानी है, जल है,
उसका असमान बंटवारा भी क्या है, जल दुर्लभता का कारण है। जल दुर्लभता के 3 कारणों में वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन, जल का अतिशोषण और अत्यधिक प्रयोग, और यह जो वार्षिक और मौसमी परिवर्तन होता है उसके कारण क्या होता है, जल की संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता आती है। कहीं पर पानी वर्षा ज्यादा होती है तो वहां के जल संसाधनों में पानी खूब रहता है, वर्षा कम होती है वहां पर जल संसाधन है उनमें पानी नहीं रहता है। और मुख्य कारण, ये मुख्य कारण नहीं है, ये जल दुर्लभता के मुख्य कारण है। नीचे वाले दो ज्यादातर मुख्य कारण क्या है, जल की कमी का मुख्य कारण है इसका अतिशोषण और अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण। किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा होने के बाद में भी वहां जल दुर्लभता की स्थिति है। देखो ये भी एक सोचने वाली बात है कि हमारे दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में होता है, वर्षा है वो खूब होती है, प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बाद में भी वहां पर क्या है, पानी की कमी है। अब ऐसा कैसे होता है भाई, ऐसा कैसे हुआ कि वर्षा पानी जल संसाधन खूब है फिर भी वहां पर पानी की कमी है। जैसे उसके कारण क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, वहां की जनसंख्या अत्यधिक है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है जिसके कारण जल की मांग बढ़ रही है और वहां का वितरण असमान है। और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर वर्षा कम होने के बाद में भी क्या है, जल की कमी से ग्रसित नहीं है। समझ गए, कई दुनिया में कई देश कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर जल संसाधन खूब होने के बाद में भी वहां जल की कमी है, और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जल कम होने के बाद में भी वो इलाके जल की कमी से ग्रसित नहीं है। जैसे देखो एक उदाहरण दिया हुआ है, इजराइल एक ऐसा देश है, इजराइल कैसा देश है, वहां पर केवल 25 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाला देश है फिर भी वहां जल का भाव नहीं है। इजराइल ऐसा देश है जहां पर वर्षा केवल वार्षिक 25 सेमी होती है औसत वार्षिक वर्षा, फिर भी वहां पर जल की कमी नहीं है। और भारत एक ऐसा देश है जहां पर 114 सेंटीमीटर से भी 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है, इससे भी थोड़ी ज्यादा ही होती है। इजराइल में तो 25 सेमी वार्षिक वर्षा है और भारत में 114 सेमी वार्षिक वर्षा, इससे भी थोड़ी ज्यादा है। इसके बावजूद भी क्या है, भारत है वो प्रतिवर्ष भारत के किसी न किसी भाग में सूखा रहता है, जल की कमी से ग्रसित देश है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण यह हालात है। समझे, इजराइल देश है वहां पर वर्षा कम होती है फिर भी वो जल की कमी से ग्रसित नहीं है। भारत में इजराइल की बजाय वर्षा ज्यादा होती है फिर भी जल की कमी से ग्रसित है। इसका कारण क्या है कि जिस देश में जल की कमी है वहां पर क्या है, उसका समुचित प्रबंधन नहीं किया जाता है, और समुचित प्रबंधन नहीं करने के कारण वो देश जल की कमी से ग्रसित है। क्योंकि वर्षा जल का वहां पर अधिकांश भाग है हमारे जैसे देश में नदी नालों में बहकर कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। हमारे देश में जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल का अधिकांश भाग बहकर कहाँ चला जाता है, नदी नालों से होता हुआ समुद्र में चला जाता है। और समुद्र के पानी के बारे में हमने पढ़ा कि वो कैसा होता है, लवणीय होता है, यानी वो जल हमारे उपयोग में आने लायक नहीं रहता है। जिसके बाद जिसे वर्षा के बाद भी लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी होती है। यही मूल कारण है कि देश में जलीय अभाव है, इसी उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। समझे कि इजराइल में 25 सेमी वार्षिक वर्षा के बावजूद भी जल की कमी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इजराइल में जितनी वर्षा होती है, जितना पानी वर्षा के द्वारा उपलब्ध होता है, उसका उचित प्रबंधन किया जाता है, वो सही तरीके से काम में लिया जाता है।
भारत में इजराइल की बजाय अधिक वर्षा है, लेकिन वर्षा के समय जो पानी आता है वो नदी नालों में बहता हुआ समुद्र में चला जाता है और उचित प्रबंधन के अभाव में व्यर्थ ही बह जाता है। इस कारण सही प्रबंधन न होने के कारण हमारे देश में क्या है, जल की कमी है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। भाई हमें ये तो पता है कि हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है, हमारे देश है वो एक विशाल जनसंख्या वाला विशाल भूभाग वाला देश है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 7वां स्थान है। यानी अधिक जनसंख्या है तो उसके लिए पानी की मात्रा भी क्या होगी, आवश्यकता भी अधिक होगी। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल संसाधन की मात्रा अधिक आवश्यक होगी, और जैसे ही भाई जनसंख्या ज्यादा है उसके लिए होगी, साथ साथ में ज्यादा जनसंख्या होने के कारण कृषि कार्य अनाज उगाने के लिए भी हमें क्या होगा, पानी की मात्रा अधिक आवश्यक होगी। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। अब जनसंख्या ज्यादा है तो हमें ज्यादा जनसंख्या के पेट की पूर्ति के लिए, उदर पूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, खेती ज्यादा करनी पड़ेगी। जब खेती ज्यादा करेंगे तो वहां पर सिंचाई ज्यादा होगी, सिंचाई करने के लिए जल स्रोतों पर क्या पड़ेगा, दबाव बढ़ेगा। तो जल का अतिशोषण करके ही हम क्या कर सकते हैं, सिंचित क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। शुष्क ऋतु में भी खेती की जाती है। शुष्क ऋतु का मतलब जब वर्षा नहीं होती है तब भी हम खेती करते हैं। वो खेती किसके द्वारा होती है, सिंचाई के द्वारा। शुष्क और कृषि वानिकी और सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। आज जरूरत क्या है, जल दुर्लभता की स्थिति को देखते हुए आज इस चीज की जरूरत है कि हम क्या करें, ऐसी खेती करें जिसमें पानी की कम से कम आवश्यकता हो, और ऐसे पेड़ पौधे शुष्क वानिकी है उनको विकास करें। हमने देखा है कि बहुत से किसान खेती पर अपने निजी कुएं और नलकूप बना रखे हैं जिनसे सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु इनका परिणाम क्या होता है, भूजल स्तर नीचे गिर सकता है। हम देखते हैं कि लगभग किसानों ने क्या कर रखा है, जो खेती करते हैं उन किसानों ने सिंचाई के द्वारा फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने खुद के कुएं और नलकूप बना रखे हैं, और खुद के कुएं और नलकूपों के द्वारा वो सिंचाई करते हैं और सिंचाई करके फसल का उत्पादन बढ़ाते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो ज्यादा से ज्यादा जमीन से पानी निकालेंगे, तो इसका परिणाम यह हुआ कि भूजल स्तर है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। और इसी प्रकार यही हालात रहे तो धीरे धीरे आने वाले समय में, वैसे तो वर्तमान में भी हो रखी है, आने वाले समय में और ज्यादा क्या होगी, जल की कमी होगी, और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारी खाद्यान्न सुरक्षा है वो भी खतरे में पड़ जाए। देश आजाद होने के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। देश आजाद हुआ था 1947 में। 1947 में देश आजाद होते ही हमारे देश की सरकार ने देश में उद्योग धंधों का विकास करने की योजना बनाई। उद्योग धंधों का विकास हुआ तो उसके साथ साथ शहरीकरण का भी विकास हुआ, और वर्तमान में क्या हो रहा है, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भी क्या कर रही है, औद्योगिक घरानों के रूप में उभर रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी होती है, एक ऐसी कंपनी जो एक साथ कई देशों में अपना उत्पादन बढ़ा रही हो। तो ये सब उदाहरण किस लिए बताए जा रहे हैं, जल की कमी। भाई जल कम क्यों हो रहा है, तो वह देश आजाद होने के बाद में क्या हुआ, उद्योग धंधे बढ़ाए गए, उद्योग विकास योजनाएं बनाई गई, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई देश में। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कई तो औद्योगिक घराने, जिनकी औद्योगिक घराने का मतलब जिनका उद्योग काफी क्षेत्रों में फैला हुआ हो, ऐसी कंपनियां हुई, और जैसे इनसे उद्योग बढ़ा, उद्योग बढ़ने के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया, क्योंकि इनके लिए पानी की आवश्यकता ज्यादा हुई। भाई हम देखते हैं, मैंने पहले भी बताया कि उद्योगों में भी किसकी आवश्यकता होती है, उद्योग धंधे फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी पानी की आवश्यकता है। तो जैसे जैसे फैक्ट्रियां बढ़ती गई, जैसे जैसे उद्योग धंधे बढ़ते गए, तो उनमें पानी की आवश्यकता भी बढ़ती गई, और वो पानी कौन सा, अलवणीय जल जो हमारे काम में आ रहा है, तो उस अलवणीय जल पर दबाव बढ़ता गया। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता हुई। खास बात यह भी है
भाई पानी तो चाहिए चाहिए, उनके लिए बिजली भी चाहिए। बिजली भी कहाँ से बनती है? पानी से बनने लगी। भाई बिजली भी पानी से ही तो बनती है, जल विद्युत। तो उद्योगों को चलाने के लिए पानी के साथ साथ में बिजली की भी आवश्यकता हुई, और इसकी पूर्ति का दबाव भी किस पर पड़ा? जल पर ही पड़ा। आज हमारे देश में जितनी भी बिजली बन रही है उसका लगभग 22% भाग है वो कहां से आ रहा है? जल विद्युत से। वर्तमान में जितनी भी ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब बिजली है, उसका 22% हिस्सा किससे आ रहा है? जल विद्युत से। आज हम जितनी भी बिजली काम में ले रहे हैं उसका 22% हिस्सा हम कहां से ले रहे हैं? जल विद्युत से। अब देखो पानी की कमी के कारण ही पड़ रहे हैं, जल दुर्लभता के। अब क्या हुआ भाई? पहला तो मैंने बता दिया, ये 3 कारण तो मुख्य हैं, ये कारण तो मुख्य है। उनके अलावा और कारण, एक सही तरीके से प्रबंधन यहाँ पर आ गया, अतिशोषण नहीं कर रहे हैं, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रियां बढ़ रही है, कल कारखाने बढ़ रहे हैं, और शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण के साथ साथ में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही है, उनको उनके काम में लेने के लिए जल की तो आवश्यकता है, साथ साथ में बिजली की आवश्यकता होती है, और वो बिजली भी कहां से बनती है? जल से बनती है। शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या, शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं भी पैदा हो गई। शहरों का आकार बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी शहरों का, शहरों की जनसंख्या बढ़ने के कारण वहां पर पानी की आवश्यकता भी ज्यादा हो गई। हमारी जीवन शैली है वो भी बदल गई। जीवन शैली का मतलब हमारे जीवन जीने का तरीका। पहले के काल में, पहले के समय में जितना पानी काम में लेते थे उससे ज्यादा पानी काम में लेने लगे। हमारे जीवन जीने का तरीका है वो बदल गया, उसके कारण पानी की मांग भी ज्यादा हो गई और खपत भी ज्यादा करने लगे हम। तो कहने का मतलब है कि इतनी ज्यादा जल की पूर्ति कहां से होगी? पानी तो उतनी मात्रा में है और खपत हो गई ज्यादा, तो इसका परिणाम ये हुआ कि समस्या पैदा हो गई, जल संकट की स्थिति आ गई। यदि आप शहरी आवास समितियां या कॉलोनियों पर नजर डालें तो पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है, इनकी कमी भी होती जा रही है। अपन ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके की तुलना करें, अपन ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके की तुलना करें तो शहरी इलाकों में ग्रामीण इलाकों की बजाय अत्यधिक जल का दोहन होता है, क्योंकि शहरी जीवन शैली में, शहरों के लोगों के जीवन जीने के तरीके में पानी की मात्रा की खपत ज्यादा होती है। तो वहां पर क्या हो रहा है? जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है, और उस अतिशोषण, जो नाम लिखा हुआ है ना अतिशोषण, उस अतिशोषण के कारण जल की कमी होती जा रही है। आज हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की है कि जल दुर्लभता क्यों हो रही है, यही तो चर्चा कर रहे हैं अपन कि जल की कमी क्यों हो रही है। ऐसी स्थिति के बारे में जहां लोग आवश्यकताओं के लिए काफी जल संसाधन है, फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है, भी चर्चा की कि कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर जल संसाधन खूब है लेकिन उनके बाद भी वहां पर पानी की कमी है। तो यह खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। यह जहां पर पानी ज्यादा है वहां पर पानी की कमी क्या है? जल की क्वालिटी, गुणवत्ता खराब होने के कारण हो सकती है। लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी वह घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट और रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। ये समस्या है कहां पर? जहां पर पानी ज्यादा है, जहां पर जल अधिक है, जल संसाधन खूब है, वहां पर पानी की कमी होने का कारण क्या है कि हमने क्या किया? घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल स्रोतों में बहा दिए। अपशिष्ट का मतलब घरों से निकलने वाला कचरा, उद्योगों से निकलने वाला कचरा, वो हमने क्या कर दिया? जल स्रोतों में बहा दिया। रसायन है, उद्योग धंधों फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायनों को वहां बहा दिया। कीटनाशकों का उपयोग अत्यधिक मात्रा में किया, कृषि में उर्वरकों का प्रयोग ज्यादा किया, उस कारण वहां का जो जल है वो क्या हो गया? प्रदूषित हो गया और मानव उपयोग के लिए खतरनाक हो गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? कि जो इलाके जहां पर जल संसाधन अत्यधिक है, जल संसाधन खूब होने के बावजूद भी उन इलाकों में जल की कमी है। क्यों है? क्योंकि वो इलाके, वहां पर क्या हो रहा है?
घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट है वो जल संसाधनों में बहाए जा रहे हैं। रसायन है अनेक तरह के, वो जल संसाधनों में बहाए जा रहे हैं। कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। खेती में अत्यधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद है, उर्वरकों का उपयोग करते हैं। उस कारण वहां का जल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है और मानव के उपयोग लायक नहीं है, हमारे काम में लेने लायक नहीं है। इसलिए जहां पर जल संसाधन ज्यादा है उन इलाकों में भी क्या हो रहा है, जल की कमी हो रही है। समय की मांग, हम अपने जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन कर स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं। अब आज मांग क्या है, आज का वर्तमान समय क्या कहता है कि अगर पानी के हालात ऐसे, जल संसाधन ऐसा के हालात ऐसे है तो हमें क्या करना चाहिए, जल संसाधनों की सुरक्षा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए, उनका उचित प्रबंधन करना चाहिए। हमारी स्वास्थ्य संबंधी जो जल संसाधनों के प्रदूषित होने से समस्याएं हो रही है उन खतरों से बचे, खाद्यान्न सुरक्षा को अपनाएं, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं को निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। प्राकृतिक परितंत्र जल संसाधन है, उनको निम्नीकृत होने से बचाए। वर्तमान के समय की मांग ये है, तो जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का कमी होती है और पारिस्थितिकी तंत्र है वो खतरे में आता है, पारिस्थितिकी संकट पैदा होता है जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। कि अगर जल संसाधन या अन्य संसाधन इसी प्रकार हम प्रदूषित करते रहे तो आने वाले समय की मांग या वर्तमान समय की मांग क्या है कि हम इनका उचित प्रबंधन करें, इनकी सुरक्षा करें, हमारे स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचें और सही सोच समझ कर रणनीति बनाएं। उस रणनीति के तहत इन संसाधनों का उपयोग करें ताकि क्या हो, पारिस्थितिकी संकट से बच सके और इन संसाधनों की कमी होने से बच सके हम, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित और गरिमामय होता रहे।